ठीक है, अब सुनाई दे रहा है क्या? यस, राइट। तो ग्राम एटम्स मतलब 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 ग्राम एटम, इसका मतलब होता है 1 मोल। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि 10 ग्राम एटम, तो 10 मोल्स ऑफ एटम, मतलब ये 1 मोल ऑफ एटम, राइट? 1 ग्राम एटम। ओके, आई विल मूव ऑन just for तो ये मतलब है 1 ग्राम एटम का, राइट? तो ऐसे ही होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका भी मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब नाम से क्या लगता है बेटे, देखो अभी और एक मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, तो ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने दिया है। फॉर एग्जांपल, फाइंड, अगर आपको दिया है कि फाइंड मास ऑफ 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 10 ग्राम या फिर 10 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हीलियम का मास दिया है 10 ग्राम, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 ग्राम एटम्स का मतलब होता है फाइंड द मास ऑफ 10 मोल एटम्स ऑफ हीलियम। मैंने किस लिए लिखवाया है, आपको समझ रहा होगा। 10 ग्राम एटम्स का मतलब ऐसा लग सकता है कि ये मास ऑफ हीलियम दिया है 10 ग्राम, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्राम एटम का मतलब ही होता है मोल, एक मिसनॉमर है और जल्दी से समझ में नहीं आता। सो 10 ग्राम एटम्स मतलब कुछ नहीं, 10 मोल्स। फाइंड द मास ऑफ 10 ग्राम एटम्स ऐसा पूछा, तो आपको लग सकता है कि अरे मास तो दिया है 10 ग्राम और पूछ भी रहा है मास, ये कैसी बात है? लेकिन अब आपको समझ में आया होगा कि 10 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम, लेकिन 10 ग्राम्स ऑफ हीलियम, इसका मतलब 10 मोल्स ऑफ हीलियम नहीं है। इट इज नॉट इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ हीलियम। ग्राम एटम लिखने पर ही इसका मतलब मोल हो जाता है, लेकिन सिर्फ ग्राम लिखने का मतलब है कि इसका मास 10 ग्राम दिया है। ये 10 जो है वो हीलियम का मास दिया है, यहाँ पे 10 जो है वो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स दिए। ग्राम एटम और ग्राम इसमें डिफरेंस है। ऐसे केमिस्ट्री में कई बार वर्ड्स आते हैं जो कि मीनिंगलेस लगते हैं, ऐसा क्यों दिया है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है। वैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, अगर आपको बोला जाए कि 20 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो इसका मतलब होगा 20 मोल्स ऑफ H2O, 20 मोल्स ऑफ H2O। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि 20 ग्राम ऑफ H2O, तो ग्राम अगर लिखा जाए तो ये मोल्स नहीं है, इसका मतलब है 20 ग्राम, मतलब दिस इज 20 ग्राम, दिस इज द मास, दिस इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 20 मोल्स। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आना चाहिए ग्राम एटम और सिर्फ ग्राम में फर्क है, वैसे ग्राम मॉलिक्यूल्स और सिर्फ ग्राम में फर्क है। क्या समझ में आया? यस और नो? कम ऑन प्लीज, फ्लिप चार्ट। गुड, ये अच्छी बात है। तो इसको जरा लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, ऐसा नोट लिखो और नोट बना के लिखो इसे।
ओके, फिनिश, डन। चलिए, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कौन फास्ट। फाइंड द मास ऑफ 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फाइंड द मास ऑफ 10 ग्राम molecules of water. Come on. Mass of 10 ग्राम molecules of water. होता है ऐसा, कई बार होता है। देखते हैं अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग आंसर दे रहे। यूनिट लिखना है बेटे, यूनिट लिखना है, आपको यूनिट लिखना है। चलिए, अब मैं ठीक से समझाता हूं आपको, ठीक से समझाता हूं। आपको पूछा है मास ऑफ 10 ग्राम molecules of H2O, राइट। तो अब देखते हैं किसका किसका सही आया है। 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बोला, इसका मतलब है कि मास ऑफ, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब है बेटे 10 मोल्स, 10 मोल्स, राइट, ऑफ H2O। तो इसका मतलब है मास ऑफ 10 मोल्स। 10 मोल का मास मतलब मास ऑफ 1 मोल इंटू 10। जरा एक बार बताओ, ये समझ में आया? यस और नो? ये वाला लास्ट वाला, मास ऑफ 10 मोल्स मतलब मास ऑफ 1 मोल इंटू 10, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे, अब आगे 180 ग्राम इसका सही आंसर है। जिसका जिसका 180 ग्राम छोड़ के कुछ भी आया हो तो उसने ध्यान देना है और मुझे यस और नो बोलना है। जिसका 180 ग्राम आया है नो प्रॉब्लम, वो यस नो कुछ नहीं बोलेंगे, सो दैट जिनका गलत हुआ है उनको समझ रहा है कि नहीं ये मुझे समझेगा। सो मास ऑफ 1 मोल इंटू 10। अब वाटर के 1 मोल का मास कितना होगा बेटे? वाटर तो है अपना H2O, राइट। तो चलिए हाइड्रोजन का, सबसे पहले H2O के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ मुझे। जिनका गलत हुआ है वही बताएंगे मुझे, बस बाकी लोग नहीं। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बेटे? 18 न्यू। वेरी गुड, बहुत सही। क्योंकि एक हाइड्रोजन का, एक ऐसे दो है इसलिए 2 और ये 16, सो 18 न्यू। इसके एक मॉलिक्यूल का 18 न्यू, तो इसके एक मोल का, इसके एक मोल का कितना होगा? 18 ग्राम। ये तो हमने पढ़ा ही, मॉलिक्यूल अगर 18 न्यू है तो एक मोल का 18 ग्राम मास होगा। तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 इज 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10। सो सिंपल सी बात है 180 ग्राम होगा। क्या जिनका जिनका गलत है उनको समझ में आ गया? बस वो ही रिप्लाई करेंगे, कम ऑन, वही लोग रिप्लाई करेंगे जिनका जिनका गलत हुआ था। यस और नो कि 180 ग्राम क्यों आया, राइट। तो जिसकी गलती हुई वो क्यों हुई? क्योंकि कई लोगों ने क्या किया है, 180 यानी ऐसा कुछ किया है, पता नहीं ऐसे कहां से आया, लेकिन उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने, कुछ लोगों ने तो क्या किया है कि 10 को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। नहीं बेटे, 10 मोल्स में H2O के मॉलिक्यूल कितने हैं, संख्या अगर निकालनी थी तो आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अगर मैंने बोला कि एक केले का मास 20 ग्राम है तो 3 डजन में केले का मास कितना होगा? कॉमन बताओ। एक केले का मास है 20 ग्राम। कैलकुलेशन करते रहना है, ये चैप्टर मतलब बस कैलकुलेशन 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 है। पहला ही चैप्टर है, मैंने केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लिया है, पहला ही चैप्टर। यूजुअली मैं हर बार एटॉमिक स्ट्रक्चर लेता हूँ बेटे, मतलब आसानी से शुरू करेंगे, लेकिन ये आपका लॉकडाउन है तो टाइम भी ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए शुरू में जरा एकदम शॉर्ट देने वाला चैप्टर लेते हैं हम, जिससे कि क्या होगा, बहुत सारे बुक्स हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बताइए, एक केले का मास है 20 ग्राम, तो 3 डजन का मास कितना होता है? 3 डजन का मास, 3 डजन केले,
कितना आएगा मास? बहुत फास्ट आना चाहिए, बहुत देर लग रही है। 720, राइट, 720 बहुत सही। एक केले का 20, 12 केले एक डजन में होते हैं, तो 240 हो गया एक डजन का, और ऐसे 3 डजन है तो 24 3 72, 720 ग्राम हो गया। यहाँ पे तो आप सही निकालते हो, मैंने मास पूछा था, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। मतलब आपने क्या किया, मैंने पूछा 3 डजन का मास कितना है, और आपने बताया कि 3 डजन में केले कितने। क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने पूछा आपको 3 डजन का मास कितना है, और आपने क्या किया, इस 3 को Na से मल्टीप्लाई किया। अब अवोगाड्रो नंबर में Na से मल्टीप्लाई करना और डजन में 12 से मल्टीप्लाई करना सेम ही है। डजन 12 और मोल में अवोगाड्रो नंबर सेम है, राइट। डजन में 12 और मोल में यानी कितने पार्टिकल रहते हैं। तो गलती ये हो रही है आपकी, आपको क्या लग रहा है कि मोल पूछा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अवोगाड्रो नंबर आना ही चाहिए, यानी आना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। बेसिक्स से पहले समझो कि मैंने पूछा क्या है। मैंने मास पूछा है ना, तो मास ही निकालो। मैंने पूछा मास और आपने मुझे आंसर दिया ये, मतलब आपने क्या किया, 3 को Na से मल्टीप्लाई किया, डजन के लिए D से मल्टीप्लाई, मतलब 12 से मल्टीप्लाई किया और बोला कि 36 है। नहीं बेटे, 36 तो उनकी संख्या है, केलों की क्या है, ये संख्या है 36, राइट। मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन क्या हुआ था आपको क्लियर हो गया। तो 180 ग्राम, तो आपको ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी पता होना चाहिए। उसके बाद ग्राम एटम का भी मतलब पता होना चाहिए, राइट। धीरे 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 सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, बस भरोसा रखो। मैं बोल रहा हूं ना तो आएगा, लेकिन उसके पीछे चाहिए हार्डवर्क। बस हार्डवर्क अगर है तो ऐसी कोई चीज नहीं है बेटे कि वो कर नहीं सकता इंसान, ठीक है। आपको पता हो, एक बात आपको पता होनी चाहिए, श्रीकांत भोले बोल के एक आदमी, आप यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए। वो पैदा होते ही आंधे थे, आंधे, दोनों आंखों से आंधे। तो लोगों ने तो बोला पैदा होते ही, पड़ोसियों ने, कि भाई इसको मार दो, इसका जी के लिए ऐसी कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया। मैं उतनी स्टोरी नहीं बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 10th में 90% लिए, 12th में 98% लिए, और बाद में इंडिया में उनको कोई पढ़ा नहीं रहा था हायर स्टडी में, तो वो अमेरिका में पढ़े, यूएसए में। और वहां MIT जो आपकी यूनिवर्सिटी है, एक्चुअली सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड है, वहां पे उन्होंने टॉप किया। ही वाज द फर्स्ट, श्रीकांत भोले। आप यूट्यूब पे देखिए उनके वीडियोस, बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छे। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट, वन ऑफ द नहीं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टूड फर्स्ट इन MIT, बीइंग ब्लाइंड, ब्लाइंड होते हुए पहला आना, वो वैसा पहला व्यक्ति था, दोनों आंखों से ब्लाइंड। लेकिन उसके बाद उनको करोड़ों की सैलरी मिल रही थी, लेकिन वो छोड़ के वो अभी आप अपना अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब मुझे एक ही कहना है कि जो दोनों आंखों से आंधा है वो ऐसा कर सकता है। बस एक बात होती है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये टैलेंट वॉलेंट ये सब चीजें ना हार्ड वर्क के आगे झुकती है बेटे। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन टैलेंट ना मेहनत से आता है। मैंने ऐसे कई लड़के देखे कि टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन मेहनत कर करके टैलेंट उन्होंने कमा लिया था। बस एक बात होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर डर के जो पढ़ाई करेगा ना, वो टैलेंट डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि डर आपकी एफिशिएंसी को कम करता है, और एफिशिएंसी कम होने के बाद आप नहीं कर पाते। अभी तो आपकी शुरुआत है बेटे, अभी 11th और 12th क्लास की जर्नी आप शुरू करे हो, नीट जेई की। अभी आपके पास बहुत टाइम है। जब ये 2 साल निकल जाते हैं तो कई लड़के आते हैं मुझे बोलते हैं कि सर मुझे अगर पहले दिन से पता होता, अब मुझे लग रहा है कि टाइम थोड़ा रिवर्स हो जाए तो मैं इतना पढ़ाई करूंगा, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अब उनको अब समझ आए, आपको अभी टाइम है, रोज का रोज करो, मेहनत बहुत ज्यादा करो। मेहनत करने पर टैलेंट भी आ जाती है, राइट। लेकिन सिर्फ टैलेंट से होने से मेहनत नहीं आती। कई टैलेंट लोग फेल हो चुके हैं, लेकिन मेहनत करने वाले लोग फेल नहीं होते। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हमको इस चैप्टर के प्रॉब्लम के एक्चुअल पार्ट में घुसना है। अभी तक तो बहुत ही बेसिक बेसिक देख रहे थे। अब हमको फाइंड आउट करना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स।
कैलकुलेशन ऑफ, मैं यहाँ पे बस शॉर्टकट लिखा करूंगा क्योंकि नोट्स लिखते हो तो पूरा वहां पे नोटबुक पे लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, वहां से लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स, देखिए मैं हर कंसेप्ट को आप ही से निकाल रहा हूँ, राइट, मैं खुद बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, आपको समझना चाहिए, आपको आना चाहिए। अभी बताओगे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपके पास 60 केले 60, तो आपके पास कितने डजन, कम आपके पास 60 केले है 60, तो आपके पास कितने डजन, 5, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अब आता तो सबको है बेटे, लेकिन इसका फॉर्मूला कुछ लोगों को बनाना नहीं आता, तो इधर मैं बनाऊंगा डजन के लिए फॉर्मूला, और इधर सिर्फ मोल के लिए वही फॉर्मूला मैं रिप्लिकेट करूंगा, डजन मोल। तो आपने ये कैसे निकाला पता है, आपके पास 60 केले थे और आपने इसको डिवाइड किया 12 से, तो 5 आया, राइट, ऐसे किया ना आपने। तो आपने नंबर ऑफ डजन्स, ये नंबर ऑफ डजन निकालने आपने 5, कैसे निकाले आपने, आपने क्या किया, आपको जितने टोटल केले दिए, टोटल नंबर ऑफ बनानास या फिर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब क्या है, कोई भी चीज, बायोलॉजिकली मैं स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री में स्पीसीज का मतलब होता है कोई भी चीज, मैटर, ऑब्जेक्ट, राइट, वो एटम, आयन, बुक, पेन, चेयर, कुछ भी हो सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, उसको आपने क्या डिवाइड किया, नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 डजन, यही किया आपने, राइट, यही किया ना। टोटल आपके पास 60 केले थे, आपने 12 से डिवाइड किया, मतलब टोटल स्पीसीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 डजन। यस और नो बोलो, ये आपको हजम हुआ क्या, कैन यू डाइजेस्ट दिस फॉर्मूला, कैन यू डाइजेस्ट, यस यस यस। तो सिंपल सी बात है बेटे, सिंपल सी बात है, जैसे आपने नंबर ऑफ डजन निकाला वैसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने साइन यूज किया था यन, ये मैंने कल ही लिखवा के दिया है आपको सबको, that what are the signs that we will be using throughout this chapter, not throughout this chapter but throughout the chemistry. This formula are very important, these signs are very important. This n is called as number of moles, so we can very easily replicate or copy this formula to this side. Number of moles is nothing but total number of species, इसको कभी कभी स्पीसीज को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोला जाता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 10 है, तो एटम्स को पार्टिकल भी बोल सकते हैं ना केमिस्ट्री में, स्पीसीज बोलो या फिर पार्टिकल्स बोलो। इसके लिए हमने साइन यूज किया है n डैश, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 डजन की जगह पर इधर हम करेंगे नंबर ऑफ स्पीसीज या फिर पार्टिकल्स इन 1 डजन की जगह पर यहाँ पे क्या होगा, इन 1 मोल। तो मुझे बताओ इसके लिए हमने क्या साइन यूज किया है, ये नीचे जो है उसके लिए, कम ऑन फास्ट, कोई एक, यानी वेरी गुड बेटा, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, इसके लिए हमने जो साइन यूज किया है वो है अवोगाड्रो नंबर या फिर सिर्फ n भी बोल सकते हैं हम उसको, राइट। तो लीजिए आपका पहला फॉर्मूला रेडी है, नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला रेडी है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज n डैश अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, दैट इज n डैश अपॉन n, ये पहला फॉर्मूला आपका रेडी। अब मैं दूसरा फॉर्मूला मोल का आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास केले, अब केले बहुत हो गए, ठीक है, आम है, आम, मैंगोज, यू हैव मैंगोज, और 1 डजन मैंगो, चलो आपके पास इस तरीके से है, ठीक है, 1 डजन मैंगो है आपके पास, 1 डजन मैंगो का मास है आपका मान लो 2 kg, ठीक है ना, 2 kg, इसको हम बोलेंगे डजन मास है ना। जैसे हम क्या करते हैं,
एक मोल के मास को मोलार मास बोलते हैं, वैसे एक डजन के मास को हम बोलेंगे डजन मास, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द डजन मास, वन डजन बोलने से बेहतर मैं बोलूंगा डजन मास ऑफ मैंगो इज 2 kg। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास 36 kg मैंगो है तो आपके पास कितने डजन्स है? कितने डजन्स? मैंने सिर्फ डजन्स पूछे, टोटल नंबर ऑफ मैंगो नहीं। 36 kg है अगर आपके पास, तो कितने डजन्स ऑफ मैंगो है? मुझे अलग अलग लोगों से भी एक्सपेक्टेड है आंसर्स। बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही मैथमेटिकल चैप्टर है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसमें परेशानी हो, लेकिन बेटा टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस करने पर सब कुछ आएगा। मैं कह रहा हूं ना, ये केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये सबसे आसान बन जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बनता है। चलिए मैं जरा देखता हूँ। हाँ, 3 डजन सभी को आ रहा है। 18 डजन नहीं बेटा, गलती से हो गया आपका। 18 डजन कैसे? एक डजन 2 kg का है, आपके पास 36 kg बनाना है, तो आपने 36 को 2 से डिवाइड कर दिया। मेरे ख्याल से वही सही है क्या? वही सही है। चलो और एक बार सोचो, मैंने क्या पूछा है, जरा ठीक से सोचो जरा। एक डजन में 2 kg मैंगो, अगर आप एक डजन लेते हो तो आपको मैंगो कितने मिल रहे हैं? 2 kg। अगर आपने टोटल 36 kg मैंगो लिए तो कितने डजन लिए? राइट, डजन मास है 2 kg, टोटल मास आपने कितना लिया? 36 kg उस फ्रूट वाले से। तो आपने कितने डजन लिए? हाउ मेनी डजन्स डिड यू टेक? हाउ मेनी डजन्स? तो मुझे लग रहा है आप सभी को आया होगा 18, क्योंकि गलती हो गई, जल्दबाजी में आपने क्या कर दिया, और मैंने भी एक्चुअली 36 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। ऐसा होता है कई बार, कंफ्यूजिंग होता है ना ये। 12 डजन मतलब 12, डजन मतलब 12, ऐसा हमको बहुत ही जल्दी से लगता है। तो अच्छी बात हुई कि ये कंफ्यूजन अभी आया। जैसे मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर आना ही चाहिए, तो ऐसा रट्टा नहीं मारना। तो मुझे लगता है कि अब सभी को समझ में आया कि 18 क्यों आया। 18 डजन आपने उससे आम लिए, 18 डजन। तो अब देखिए आपने ये भी कैसे किया, आपने नंबर ऑफ डजन कैसे निकाले। आपने इस 36 को 2 से डिवाइड किया, मतलब आपने किया क्या, टोटल नंबर। टोटल नंबर नहीं है ये, नंबर है क्या? नहीं। ये नंबर है क्या? नहीं, ये टोटल मास है। सो टोटल मास ऑफ ऑल मैंगोज डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है बेटे? एक डजन का मास है, राइट? सो इसे बोलेंगे हम डजन मास। तो वैसे इसी फॉर्मूले को अगर हम इधर रिप्लिकेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो जाता है केमिस्ट्री में टोटल मास ऑफ स्पीसीज। जो कि आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है उसको हम यम बोलते हैं, टोटल मास को, डिवाइडेड बाय डजन मास। जैसे इधर है डजन निकालने हैं इसलिए डजन मास, अब मोल निकालने हैं तो मोलार मास। मोल निकालना है तो हमको मोलार मास, जिसके लिए हमने यूज किया है कैपिटल एम। सेकंड फॉर्मूला भी क्या आपको क्लियर है? सेकंड फॉर्मूला भी क्या आपको क्लियर है? जरा बताओ, यस और नो? गुड, बहुत से बहुत से बहुत से। चलो चलो तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला बेटे, अब तीसरा फॉर्मूला यूजुअली यूज नहीं होता, वो सिर्फ गैसेस के लिए यूज होता है। इसको अब मैं डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूं कि आपने क्या किया है। नंबर निकालना है तो हर बार क्या कर रहे हो, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर इन 1 मोल, टोटल डिवाइड बाय मास इन 1 मोल, मास इन 1 मोल। वैसे भी वॉल्यूम से भी निकाला जाता है। नंबर ऑफ मोल इज टोटल वॉल्यूम
ऑफ स्पीसीज, छोड़ दो उसको, हम वी कैपिटल भी बोलेंगे, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मोल, जिसको बोलते हैं मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम। मुझे बताओ इन दो फॉर्मूलों की सिमिलैरिटी से ये फॉर्मूला आपको हजम हुआ क्या? जरा बताओ तो मुझे, यस और नो एक बार। इन दो फॉर्मूलों, यस वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, और इसको आपको जिंदगी भर नहीं भूलना है, जिंदगी भर, या फिर 11th-12th खत्म होने तक। और जो केमिस्ट्री के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं वो तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, राइट? सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मास। एक फॉर्मूला है ये जो कि बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है, मास अपॉन मोलार मास। दूसरा फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, और तीसरा फॉर्मूला है ये वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला ये यूजुअली गैसेस के लिए यूज किया जाता है बेटा, गैसेस के लिए। तो ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन तो जिंदगी भर नहीं भूलना है, कम से कम 12th क्लास खत्म होने तक आपको नहीं भूलना है, क्योंकि इसके ऊपर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा बेसिस डिपेंडेंट है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर अब हम प्रॉब्लम करने वाले हैं बहुत सारे। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम, लिखिए। मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ मोल्स लिखो। मेरी एक बात याद रखना, बताऊंगा, पहले आप लिख लो इसे। देखो बेटा, यहाँ पे जो वॉल्यूम और मोलार वॉल्यूम है, इससे हमको निकल क्या रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स निकल रहा है, मतलब वॉल्यूम अगर यूपर का लीटर में है तो ये नीचे का भी लीटर में चाहिए, ऊपर का अगर मिलीलीटर में है तो नीचे का भी मिलीलीटर में चाहिए। ठीक है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसको जरा गौर करो। कुछ नहीं, बस इसको रट्टा मारना है, ये आपको सिर्फ क्या रटना है। गैसेस के लिए मैंने क्या कहा कि यूजुअली क्या होता है कि ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ, ये गैसेस के लिए यूजुअली यूज किया जाता है लिक्विड से ज्यादा। ठीक है, लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पता चलेगी बाद में। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम आइडियल गैस का फिक्स होता है, रियलिटी में थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन हमारे कैलकुलेशंस के लिए हमको इसकी जरूरत नहीं है। रियलिटी में थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। इन केमिस्ट्री मास इक्वल टू वेट ऐसा क्यों है, इसकी कोई रीजन नहीं है बेटा, कोई रीजन नहीं है, ये गलत है एक्चुअली। मास मास ही होना चाहिए, वेट वेट ही होना चाहिए, लेकिन आपको कई बुक्स में ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। अब गैसेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, किसी भी गैस का 1 मोल ले लो आप आइडियल गैस का, तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लेकिन गैसेस में ऐसा है। तो गैसेस में क्या क्या याद रखना है वो लिखो। सबसे पहले आपको कई प्रॉब्लम्स में एसटीपी या फिर एनटीपी ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे, तो आपको एसटीपी को समझना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना।
अगर आपको बोला जाए कि दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड एट एसटीपी, तो इसका मतलब समझ लेना है कि प्रेशर 1 बार था। 1 बार यानी कि 10⁵ पास्कल होता है। ये पास्कल की स्पेलिंग गलत है, PASCAL होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो ये जो पास्कल है, ये पास्कल SI यूनिट है। एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसका SI यूनिट है 273.15 केल्विन। और किसी भी गैस के लिए एसटीपी पर अगर फॉर एनी गैस की जगह पर एनी आइडियल गैस लिखो, लेकिन आपके सिलेबस में आइडियल गैसेस ही है, रियल गैसेस की स्टडी आपको नहीं है। फॉर एनी गैस एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम इज 22.7 dm³। ये अकॉर्डिंग टू न्यू टेम्परेचर और प्रेशर है। पुराने मतलब आपको कई बुक्स ऐसे दिखेंगे कि उनमें एसटीपी पे प्रेशर 1 बार की जगह 1 एटमॉस्फेयर था, लेकिन ये पुराना था। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यू आईपैक रिकमेंडेशन प्रेशर 1 बार होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर तो पहले भी इतना ही था, अब भी इतना है। तो पुराने बुक्स में सिर्फ 1 बार की जगह पर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार नियरली सेम रहते हैं, मैंने लिखवा के भी दिया है 1.013। बस उनका रिलेशन क्या है देखो, बहुत ही सिंपल है। 1 एटमॉस्फेयर यानी 1.013 बार, नियरली सेम है, थोड़ा फर्क है। तो पुरानी किताबों में थोड़ा फर्क था प्रेशर में, इसलिए मोलर वॉल्यूम भी पुरानी किताबों में आपको 22.4 dm³ दिखेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको कई कैलकुलेशन 22.4 के हिसाब से ही करने पड़ेंगे। सो एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम, मैं बोल रहा हूँ गैस का, लिक्विड का नहीं, सॉलिड का नहीं, गैस का वॉल्यूम 22.7 dm³ या फिर 22.7 लीटर होता है। dm³ का मतलब ही लीटर होता है, ये भी मैंने आपको लिखवाया है। तो ये तो हो गई गैस के बारे में स्टोरी, जो कि आपको यहाँ ये याद रखना है। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस करें उससे पहले आप इसको लिखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को। अब इन फॉर्मूलों के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चंस क्या है देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। आपको फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत सारी जगहों पर आपको क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। कभी मास दिया होगा आपको, कभी मोलार मास, कभी कुछ, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, तो उस हिसाब से आपको करना है। मुझे लगता है इनको मैं स्क्रीन पे ही समझा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। बस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्क्रीन पे ही समझा देता हूँ, बेटर रहेगा, उसमें हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटे मुझे बता देना, सर बोर्ड पे बताओ, ठीक है। जिस चीज को हम यहाँ पे सिखा सकते हैं उस चीज को हम यहाँ पे सिखाने की कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके, राइट। चलिए, जैसे कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा, कभी भी देखना, बहुत ही बेसिक रहता है। बहुत बेसिक मतलब जो फॉर्मूला मैंने दिया है बस उसका यूज करना है, और मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपको फॉर्मूले का यूज समझ में आना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लो पहले, बस पढ़ लो, आपके सामने जो है ये गलत है, यहाँ पे ये ऐसा है।
ठीक है, आपने आंसर निकालना नहीं है, मुझे बस अभी बेसिकली हमको बस बताने दो। इसमें एक्चुअली 5-6 क्वेश्चन पूछे गए। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, राइट? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, ये है सबसे पहले 72 ग्राम ऑफ H2O, फिर है मॉलिक्यूल्स दिए हैं H2SO4 के, फिर दिए है 100 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस एट HTP, फिर उसके बाद चौथे क्वेश्चन में दिया है आपको 34 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड सो ऑन। ठीक है, ये 6 के 6 हम करेंगे। हर जगह पर अलग अलग आपको फॉर्मूला यूज करना है। आपको एक फॉर्मूला कभी भूलना ही नहीं है, ये वाला पूरा फॉर्मूला, N इज इक्वल टू मास, जो कि हमने देखा था, ये मास अपॉन मोलार मास, फिर क्या देखा था, N डैश अपॉन N, और फिर तीसरा क्या देखा था, वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। अब हो सकता है हम क्या करें, कभी ये वाला फॉर्मूला यूज करें, कभी इसका फॉर्मूला यूज करें, कभी इसका फॉर्मूला यूज करें। ये डिपेंड करता है कि हमको डेटा क्या दिया है, राइट? सो डेटा के बेसिस पर हम ये काम करेंगे। तो चलिए चलते, ये बहुत आसान है पहला क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूले का यूज करना सिखाना भी मेरा काम है। तो देखिए, पहले में आपको मास दिया है, राइट? तो ये पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको H2O का मास है 72 ग्राम दिया है, और मोलार मास H2O का आपको पता होना चाहिए, जो लिखा है इस लड़की ने MH2O, इसको एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए बेटा, देखो ऐसा नीचे उसके सफिक्स में लिखना चाहिए, ये ऐसे MH2O, इसका मतलब है मोलार मास ऑफ H2O। वो तो आपको पता है कि 18 ग्राम है। तो मास दिया है, तो मास से नंबर ऑफ मोल निकालने का ये फॉर्मूला है। मास आपको दिया है 72 ग्राम, दिखा ना ये 72 ग्राम, और मोलार मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, मतलब 18 ग्राम पर मोल, ऐसा लिखते थे, क्योंकि वो 1 मोल का है ना, इसलिए पर मोल लिखते थे। विथ यूनिट लिख रहा हूं मैं। तो ये मास 72 ग्राम और 18 इसका मोलार मास, ग्राम पर मोल, ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया और मोल ऊपर गया, इससे ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर आता है 4 मोल। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या किया है, दूसरे क्वेश्चन में H2SO4 के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो आपको यही फॉर्मूला फिर से नहीं यूज कर सकते बेटे आप। पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला यूज करना होगा, मैंने बताया ना, मास के लिए अलग, पार्टिकल्स के लिए अलग, वॉल्यूम के लिए अलग। तो आपको H2SO4 के इतने पार्टिकल्स दिए हैं, तो सिंपल है N डैश अपॉन M, यहाँ पे पार्टिकल डालो जो कि दिए है क्वेश्चन में 12 × 10⁻⁶⁹, और अवोगाड्रो नंबर जो कि आपको पता है 6.023 है, लेकिन मैंने बोला कि मैं आपसे बहुत ही रफ कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर रहते हैं, तो मैंने डायरेक्टली 6 ले लिया, देखो इधर × 10⁻23। यहाँ पे कई लड़के गलती कर देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे। सबसे पहले तो 6 2 12, तो ये तो 2 आ गया, और यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, 23 3 69, सो लिख देते हैं 10⁻3। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये पावर्स है, पावर्स को आपको डिवाइड नहीं करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब आपको क्या करना है, वो 69 - 46 करना है, राइट? क्या ये लास्ट वाली बात आपको समझ में आई कि क्या गलती हो सकती है? यस और नो? बोलो एक बार। गुड। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, उसमें आपको वॉल्यूम दिया है बेटे, देखो इधर वॉल्यूम दिया है, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और गैस दिया है, हाइड्रोजन गैस है वो,
सो वॉल्यूम आपको दिया है तो नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम के रूप में ये V/Vm। अब हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी दिया है तो ये वॉल्यूम तो आपको टोटल वॉल्यूम दिया है 100 dm3 और मोलार वॉल्यूम मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी गैस का एसटीपी पे 22.7 होता है। इसका डिवीजन अगर आप रफली कर लोगे तो ये डीएम क्यूब कैंसिल होगा और आंसर आपका मोल में आएगा, वो भी 4.4 मोल। इस तरीके से ये सब चलेगा। हाइड्रोजन का हो गया। अब उसके बाद है इधर ये क्या दिया है मास, तो मुझे बताओ जरा एक बार कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको मास दिया है मास, तो मुझे बताओ कौन सा आप फॉर्मूला यूज करोगे। कम ऑन, यस, मास अपॉन मोलार मास, वेरी गुड। और कोई? यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। तो आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए आप मास अपॉन मोलार मास यूज करोगे। अब मुझे बताओ पांचवे के लिए क्या यूज करोगे। कम ऑन, पांचवे के लिए, फोर्थ वन फिफ्थ वन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा। फिफ्थ वन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। गुड। पार्टिकल्स यानी एटम्स की संख्या दी है ना, एटम की संख्या दी है, इसलिए हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला यूज करना है। गुड गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लेना, मैं और एक बार बता सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मैं क्लास में भी ऐसे ही करता हूँ, 2-3 मैं छुड़ा के देता हूँ, 2-4 आप लोगों से पूछता हूँ, टेंशन मत लो। सिक्स्थ वाले में बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। सिक्स्थ वाले में, सही बात है, बहुत सही। मतलब मैंने क्या किया है, 3 फॉर्मूले हैं, तो 3 फॉर्मूलों को एक एक बार यूज किया है, यानी 2-2 बार यूज किया है। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। राइट, तो मुझे जरा तीसरे का आंसर, सिक्स्थ वाले का आंसर निकाल के सभी बताएंगे। कम ऑन, सिक्स्थ वाले का आंसर निकाल के सभी बताएंगे। सिक्स्थ वाले का रफ आंसर, सिक्स्थ वाले का आंसर क्या होगा। फोर्टी 43 मोल नहीं बेटा, 0.43 मोल आएगा। हाँ, आदित्य सही है। कुछ क्वेश्चंस मैं करके देता हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोलता हूं। अब आगे वाला क्वेश्चन तो मैं करके, ये तो बहुत बेसिक था क्वेश्चन। बहुत सही, आप जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो मुझे लगता है कि आप आर के पार हो जाओगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका इंटरेक्शन चल रहा है, बहुत ही अच्छा आपको आंसर्स आ रहे हैं। गुड गुड, बहुत सही। तो अब लिखने का टाइम तो हमारे पास है नहीं। आपको आज के लेक्चर में अगर कुछ पढ़ा है आपने तो वो यही चीज पढ़ी है, याद रखना है। ये वाले फॉर्मूले, ये जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर चलता है सब। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। बाय बाय। बाय एवरीवन।